हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2025 की तैयारी सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें शामिल है 2014 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन से सभी प्रश्न। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट दोस्तों आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं कितने सवाल आप सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो साथियों, इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो है पारा नामक धातु का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का, जिसका सिंबल होता है Hg। चलिए देखिए, अगर बैरोमीटर में पारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो संकेत होता है आंधी युक्त मौसम का। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? सभी जानते हैं, हम सभी थर्मामीटर से हम मापते हैं मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का, देखिए, मानव शरीर का तापमान। और सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंपीय तीव्रता। भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता। तो ये हो गया हमारे चारों ऑप्शन का। बैरोमीटर से हम वायुदाब मापते हैं, थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। तो इसमें सही है हमारा ऑप्शन बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा। देखिए, इस कपास में जो एक कपास है ट्रांसजेनिक पौधा, इसमें एक बेसिलस थुरिजिनसिस नामक जीवाणु की उपस्थित होती है। किसकी उपस्थित होती है? बेसिलस, देखिए नाम को आप लोग लिखते रहिएगा या याद करिएगा, बेसिलस थुरिजिनसिस। बेसिलस थुरिजिनसिस नामक जो है जीवाणु की उपस्थित होती है। यह जीवाणु क्या करता है? पौधों में कीटनाशकों से लड़ने के लिए, जो कीट होते हैं उनसे लड़ने के लिए एक क्षमता विकसित करता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की, कपास के पौधों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ये है, देखिए, SO2 है, H2S है, HCl है, N2 है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, सही ऑप्शन है हमारा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। इस गैस की उपस्थिति यह उद्योगों और वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन और मरुस्थल। तो इसमें सीधा सीधा हमारा उत्तर सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी उत्पादन होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के वन जो होते हैं वो विषुवत रेखा, जो हमारी अर्थ है ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ इसके आसपास ये वन पाए जाते हैं जहाँ लगभग वर्षा होती रहती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाता है। यहाँ इस एरिया में जो है खूब अच्छे तापमान भी रहता है और खूब वर्षा भी होती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधों के उत्पादन के लिए पर्याप्त दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग में लाया जाता है? आम को पकाने में किसका उपयोग करते हैं? तो आम को पकाने में हम प्रयोग में करते हैं कैल्शियम
कार्बाइड का। आम या किसी भी फसल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है साथियों, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। इस रसायन में एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकने में सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन पर, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी है? तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटनेस। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, टाइफाइड। देखिए ये 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में भी पूछा गया है। तो टाइफाइड जो रोग जो है वो दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं हम, आंत्र ज्वर या आंत का बुखार, आंत्र ज्वर या आंत का बुखार। ठीक है, चलिए, यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसके जीवाणु का क्या नाम है? तो आप कहेंगे इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफोसा, टाइफोसा। तो ये जो है देखिए इसका याद रखने का तरीका, टाइफाइड से टाई, यहाँ भी टाई यहाँ भी टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो कि दूषित जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, CO है, CH4 है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं? ऐसी गैसें जो पृथ्वी के उष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक करती हैं। ये गैसें कैसी होती हैं? ये पृथ्वी का जो उष्मीय तापमान है, पृथ्वी के उष्मीय तापमान को बढ़ाती हैं, तापमान को बढ़ाती हैं ये गैसें। कौन? ग्रीन हाउस गैसें। और जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका, एक ये है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, एक N2O, और जो है मेथेन है CH4, और इसके अलावा और कौन सी एक गैस प्रमुख है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो ऑप्शन है बांस, केला, गन्ना और सरसों। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही है, सरसों। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सरसों। देखिए, वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले मतलब दो दल वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सरसों हो गया आपका, अरहर हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक, चना हो गया। ये जो भी ये पौधे हैं ये सभी क्या हैं? द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है और पैलिसेड है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही है वो है जाइलम। देखिए, पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जो होता है वो जाइलम नामक ऊतक से होता है। जो जल का अवशोषण होता है वो किससे होता है? जाइलम। देखिए जाइलम यह है, तो जाइलम तो जल का अवशोषण, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद। भारत का जो प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है, यानी कि मुख्य देवता जो इस ग्रंथ के हैं वो कौन है? इंद्र हैं। मुख्य देवता माना गया है इंद्र को। इंद्र के और भी नाम हैं जैसे पुरंदर, और इनको वर्षा का देवता माना जाता है। ठीक है, चार वर्णी सिद्धांत मतलब जो चार वर्ण जो दिए गए थे वो इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है। पुरुष सूक्त का वर्णन इसी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो इसमें हम कहेंगे हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर के लगभग वायुमंडल में 99% एरिया कवर करते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा जो कौन सी गैस है वो है नाइट्रोजन। कितना? 78
प्रतिशत लगभग जो है वो नाइट्रोजन है और हमारा ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% है। ठीक है, इस प्रकार जो है वायुमंडल में लगभग 99% जो एरिया है, जो 99% है, वो मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा बी सही है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए, जब छात्र जाएंगे शैक्षिक भ्रमण मतलब अपने आसपास घूमेंगे तो उनको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा पर्यावरण से। वो तालाब देखेंगे, पेड़ पौधे, बाग, ये सब देखेंगे तो उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उसमें अधिक जल का होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होगी। तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता, जो मिट्टी सूखी हुई होती है, शुष्क जो मिट्टी होती है उसमें जो लवण है हमारे, उनकी सांद्रता अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा वो सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जाता है, मतलब वो कितना सीख रहे हैं। हर महीने या हर 15 दिन या वीकली अगर हम मूल्यांकन करेंगे अपने विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का, तो उनके अधिगम स्तर, सीखने के स्तर को हम पता लगा सकते हैं तथा आवश्यक उनका जो उपचार होगा हम उसका आवश्यक उपचार कर सकते हैं, जिससे छात्र को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण जो अवरोध आते हैं ये उत्पन्न नहीं होता है तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी जो होता वो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? मतलब वनस्पति को ये कैसे चेंज कर देते हैं जो पशु चरने वाले होते हैं? तो कैसे करते हैं? ऑप्शन है, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना और रोग फैलाकर। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो है वो है सी, चुनकर चरना। कैसे देखते हैं? घास चरने वाले पशु सभी वनस्पति को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां क्या होती हैं? धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर दूसरी वनस्पतियां उग जाती हैं। तो ये वनस्पति को इस तरीके से ही बदल देते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? हड्डियों के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक कौन है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हमारी स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? वो होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाने वाली चीजें हैं। कैल्सीफेरॉल इसका जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, यह विटामिन प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त होता है। कौन? विटामिन डी और कैल्शियम, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो हम कहेंगे माउंट केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसको हम और क्या नाम देते हैं? गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। और देखिए साथियों, ये क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है एवरेस्ट के बाद। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। और कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में।
ये भी पूछा जाता है। किस श्रेणी में स्थित है, तो आप कहेंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए, विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन हमारा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत और शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, मतलब खेल खेल में सिखाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसमें जो है हमारा सही हो जाएगा, ये है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, देखिए, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर के लगभग है। यह है कहाँ, विषुवत रेखा पर। और जो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई है, ये कहाँ है, ये हमारे ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर जो इसकी ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ठीक है, मौसम संबंधी जो सभी घटना होती है, जैसे आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटना किस मंडल में होती हैं, वो होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित सभी घटनाएं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, ठीक है, सभी घटना क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो आप कहेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का जो नाम है वो है स्कर्वी। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे पदार्थों में नॉर्मली पाया जाता है, और आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो आप कहेंगे प्रथम महिला आईपीएस अफसर जो है वो है हमारी कौन, तो किरण बेदी। ठीक है, ये जो है 1972 आईपीएस बैच 1972 की हैं, और वर्तमान में ये जो है, जो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, तब ये जो है पांडिचेरी की राज्यपाल थी। ठीक है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे जो है वाला वन्यजीव अभ्यारण्य वो कौन सा है। असम में एक सींग गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है। मानस है, गिरी जंगल है, काजीरंगा है और कान्हा है। तो आप इसमें कहेंगे ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, काजीरंगा, ऑप्शन सी। देखिए, ये सी है और ये बी है, तो काजीरंगा जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य ने जो है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी असम राज्य में, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे 1908 में। 1908 में काजीरंगा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। क्यों, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट और ग्रेफाइट। तो आप कहेंगे जो बेसाल्ट है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। कैसे, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से। जो लावा निकलता है वो जब जम जाता है तो उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। निकलने वाले लावा से इसका निर्माण होता है, ये लावा है, इसका निर्माण होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। ठीक है, इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे आपका बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, पेग्मेटाइट हो गया। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लगातार मिलेगा,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी इसको हिंदी में नाम देंगे, कभी इसका नाम इंग्लिश में देंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और मेसोस्फेयर है और आयनोस्फेयर है। तो आप इसमें कहेंगे जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, समताप मंडल। तो आप जो है कहेंगे समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ठीक है। और ये समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है। इस परत का उपयोग क्या है, ये हमारी जीवन रक्षक परत है। क्यों? क्योंकि ये सूरज से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोक करके पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी रक्षा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो गुरु तेग बहादुर हैं, गोविंद सिंह हैं, अर्जुन देव हैं और या गुरु नानक देव। तो आप कहेंगे गुरु नानक देव हैं जो सिख धर्म की स्थापना किए थे, ठीक है। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पंजाब के तलवंडी में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। देखिए 2 बार हो गया, अभी ऑप्शन में दिया गया था फिर उसको क्वेश्चन बना दिया। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, तो हम सीधे सीधे तुरंत कहेंगे भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र जो है वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिक्टर पैमाना लगा रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो होता है 22 दिसंबर। देखिए ये होता है हमारा, ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। क्यों? क्योंकि जो ये हमारी मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा इसको हम कहते हैं, 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, सूरज की किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह घटना जो है मकर संक्रांति कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और क्या काम किया? 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किया? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना कब किए हैं? ये 1875 में किए हैं। कहाँ किए हैं? बंबई में। पहले इसका नाम मुंबई का नाम बंबई था, ठीक है। मुंबई में यानी बंबई में इन्होंने इसकी स्थापना की। और इनका प्रसिद्ध वाक्य जो था वो क्या था? इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एकदम नहीं भूलिएगा, एकदम याद रखिएगा। इनका प्रसिद्ध वाक्य क्या था? वेदों की ओर लौटो। चलिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का, असम लिखा है तो असम का ये जो है लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं? वो संबंधित होते हैं। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके हो गए जो कि 2014 में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज एक सेट जो है पूरा 2011 से 2022 तक जितने भी टेट की परीक्षाएं हुई हैं उन सबको इस चैनल पर कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।